हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 के प्रश्न पत्र में फिजिक्स के प्रथम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक सामान्य आवर्धक लेंस यानी कि सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस में यदि अंतिम प्रतिबिंब नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है जबकि नेत्र लेंस के अति समीप है, तब आवर्धन शक्ति कितना होगा? ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो मैग्नीफाइंग लेंस के लिए आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो वो फॉर्मूला आपका है m = 1 + d/f। डी होता है आपका अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाई जा रही है। तो डी के जहाँ पे रख लेंगे यहाँ पे 25 और एफ आपका फोकस दूरी हो जाएगा उस लेंस का। तो यही हो जाएगा हमारा आवर्धन, उसका मैग्नीफाइंग पावर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है। बल्ले द्वारा मारी गई चोट का बल 0.01 सेकेंड के लिए कार्य करता है, तब बल्ले द्वारा गेंद पर लगाया गया बल क्या होगा? तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। बल गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम, इसको केजी में चेंज कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो 1/10 केजी आपका बॉल का द्रव्यमान हो गया। फिर वो बताया जा रहा है कि वो गेंद जो है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। यू इक्वल टू लिख लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, भी इसका हो जाएगा 0 अंतिम वेग, और समय आपको बताया जा रहा है 0.01 सेकेंड के लिए कार्य कर रहा है। तो बल पूछा जा रहा है, तो बल लिख लेंगे F = m × v - u बाई टी। यहाँ पे सभी वैल्यू पुट करेंगे। m हो गया 1/10 इंटू v आपका है 0, u है आपका 10 और टाइम है 0.01 सेकेंड। इसी को कैलकुलेट करेंगे 1/10 इंटू -10 और नीचे है 0.01, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 100। तो एक तो 10 कैंसिल कर लेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ से -100 न्यूटन। फोर्स का यूनिट बोलेंगे न्यूटन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हरे प्रकाश से प्रकाशित एक लाल कागज प्रतीत होता है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी काला। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया हरे प्रकाश में प्रकाशित एक लाल कागज, कागज का कलर कैसा है? लाल। उसको हरे प्रकाश में देखेंगे तो वो कैसा कलर में दिखेगा सो बताएंगे। सीधा सीधी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में यानी कि लाल रंग और हरे रंग को मिलाएंगे तो आपको कैसा रंग मिलेगा। तो चलिए कलर का मिक्सिंग का एक ट्रायंगल से आपको समझाने का काम करें। ये देखिए ट्रायंगल है, ऊपर ये आपका शीर्ष पे है लाल हरा नीला, जो कि प्राइमरी कलर होता है, और लाल और हरा को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा पीला कलर, हरा और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा कलर मिलेगा, और लाल और नीला को मिलाएंगे तो सियान कलर मिलेगा। तो क्वेश्चन आपका था लाल कागज को हरे प्रकाश में देखेंगे, यानी कि लाल और हरा को मिलाएंगे तो कैसा कलर मिलेगा? इस ट्रायंगल में देख पा रहे होंगे तो पीला कलर मिलेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आपको 3 बल्ब 25 वाट, 40 वाट और 60 वाट के 3 बल्ब आपको दिए गए हैं। इनमें से किसका न्यूनतम प्रतिरोध होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 25 वाट बल्ब का, ऑप्शन बी 40 वाट बल्ब का, ऑप्शन सी 60 वाट बल्ब का, या ऑप्शन डी आपका है अपर्याप्त आंकड़ा। तो चलिए यहाँ पे तीनों बल्ब है आपका 25, 40 और 60 वाट का, सभी से प्रतिरोध का मान निकालेंगे। देखेंगे जो सबसे छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे न्यूनतम प्रतिरोध का मान बताइए। तो यहाँ पे देख लेंगे फॉर्मूला, चूंकि फॉर्मूला होता है P = v² r, तो यहाँ से R = क्या लिख देंगे? R = लिख देंगे v²/p। अभी हम लोग जानते हैं घर का सप्लाई जो होता है वो 220 वोल्ट पे होता है, तो v का स्क्वायर यानी 220 × 220। R1 लिखेंगे तो पहला वाला पावर लिखेंगे, पहला पावर आपका 25 वाट का बल्ब है तो 25 रखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1936 ओम। दूसरा निकाल देंगे R2, तो फिर 2 से 20 × 220 और दूसरा वाला बल्ब पावर है आपका 40 वाट, 40 वाट यहाँ रखेंगे तो आएगा 1210 ओम। तीसरा निकाल देंगे रेसिस्टेंस तीसरे बल्ब का, तो पावर यहाँ 60 वाट है तो 60 रखेंगे, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 806.66 ओम। तो इसमें देखिए तीनों बल्ब का प्रतिरोध निकाल दिए बारी बारी से, तो तीनों में से सबसे न्यूनतम प्रतिरोध किसका है? तो 60 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध क्या है? न्यूनतम। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 1 न्यूटन का बल कार्यरत है। वस्तु एक सरल रेखा में 4 सेकंड में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा? ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी
4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। तो क्वेश्चन से जो जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। द्रव्यमान दिया है 10 kg, एम इक्वल टू लिख देंगे 10 kg, और समय देखिए क्वेश्चन में दिया है 4 सेकेंड, बस प्रारंभिक वेग पूछा जा रहा है, यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूरी दे दिया है क्वेश्चन में आपको 100 सेंटीमीटर, सरल रेखा में गति कर रहा, एस इक्वल टू लिख देंगे 100 मीटर। अब बल दे दिया है क्वेश्चन में 1 न्यूटन का, तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए फॉर्मूला लगा लेंगे, बल 1 न्यूटन, एम हो गया आपका 10 kg, ए का मान यहाँ से आएगा 1/10 मीटर पर सेकेंड। चूंकि ऑप्शन देख रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो अब लगा देंगे यहाँ से दूरी का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए दूरी भी दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था दूरी 100 सेंटीमीटर, यू ज्ञात करना है, टी टाइम 4 सेकेंड है, और ये हाफ ए का मान हम लोग निकाल दिए 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है 4 सेकेंड, तो इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 से इसको काट देंगे 5 बार में, और ये 2 का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी 16 पचे 80, तो 80 को इस पर लाएंगे तो माइनस में आएगा 100 माइनस 80 बराबर 4u, तो ये घट करके आएगा आपको 20, 4 से फिर ये देखिए 20 कर जाएगा 5 बार में, तो यहाँ से u का मान बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड कहेंगे, मीटर पर सेकेंड नहीं, क्योंकि दूरी हम लोग सेंटीमीटर में यूज किए हैं। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड उस वस्तु का प्रारंभिक वेग होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए दिया हुआ है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉट a/2 है, तो न्यूनतम विचलन कितना होगा उस प्रिज्म का बताएंगे। ऑप्शन दिया हुआ है ए में 180 माइनस 3a, ऑप्शन बी 180 प्लस 2a, ऑप्शन सी 90 डिग्री माइनस a, ऑप्शन डी 180 डिग्री माइनस 2a। तो चलिए यहाँ पे प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला लिख लेंगे। अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं, तो म्यू इक्वल टू लिख देंगे साइन a प्लस डेल्टा y2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है अपवर्तनांक आपको उस प्रिज्म के पदार्थ का कॉट a/2, तो म्यू के जगह पे कॉट a/2 लिख लेंगे, बाकी ये जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, और कॉट को साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, तो कॉट को लिखेंगे कॉस बटे साइन, एंगल a/2 है, तो यहाँ से देखिए साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा। इसी को आगे प्रोसीड करेंगे तो कॉस a/2 बचा, और इक्वल टू इधर बच रहा है आपका साइन a प्लस डेल्टा y2। तो यहाँ से देखिए डेल्टा का वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, न्यूनतम विचलन बताइए कितना होगा। इस कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस a/2, इसको थीटा पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा आ जाएगा, बराबर इस पर दिया हुआ है साइन a प्लस डेल्टा y2। साइन से साइन कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2 इक्वल टू a/2 प्लस डेल्टा y2 लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दिए दोनों में, इस a/2 को भी इस पार लाएंगे माइनस में आएगा, यानी माइनस a/2 और माइनस a/2 मिल करके माइनस a बन जाएगा, और इक्वल टू हो रहा है यहाँ से डेल्टा y2, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2a, यही हो जाएगा उसका न्यूनतम विचलन कोण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, एक बल दिया हुआ है F 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये बल जो आपका न्यूटन में है n का, एक बल एक कण पर कार्य कर रहा है, वस्तु को 1,2,3 ये पोजीशन है पॉइंट का, और से 3,6,1 से विस्थापित कर रहे हैं, इस पॉइंट से यानी कि इस पॉइंट पे ला रहे हैं, तब कार्य कितना किया जाएगा तो वो बताएंगे। ऑप्शन ए में आपका -10 जूल, ऑप्शन बी 100 जूल, ऑप्शन सी +10 जूल, ऑप्शन डी 1 जूल। तो चलिए क्वेश्चन में बल दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में, उसको लिख लिए F 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब चूंकि यहाँ पे विस्थापन लिख लेंगे, तो विस्थापन देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ला रहे हैं, तो विस्थापन यहाँ पे घटा करके लाएंगे, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट को घटाएंगे तो दूसरे वाले में पहले को घटाएंगे, तो 3 - 1 लिखेंगे, i कैप लगा देंगे प्लस 6 - 2j कैप प्लस 1 - 3 लिखेंगे k कैप, तो ये घट के आएगा यहाँ से 2i, और ये हो जाएगा आपका 4j, और ये आएगा -2k। तो चूंकि कार्य हम लोग जानते हैं वर्क डन क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका वैल्यू रख लिए, डिस्प्लेसमेंट का मान ये आ गया, उसको भी यहाँ रख लेंगे, और चूंकि ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो ये सीधा सीधी सिंपली गुना हो जाएगा, i को i के साथ गुना करेंगे, j को j वाले के साथ, k को k वाले के साथ, तो 2 गुना 2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 4, फिर -2 गुना 4 कर लेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस में 8, फिर 3 गुना -2 कर लेंगे तो आ जाएगा -6, ये हो जा रहा है आपका 4 - 14, तो ये घट के आ जाएगा आपका -10 जूल, तो -10 जूल वर्क डन करना पड़ेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस का एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग किया जाता है जो वस्तु के आकार का 1/4 है,
एक चौथाई है। तो उस वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? ऑप्शन ए 4F पर, ऑप्शन बी 3F पर, ऑप्शन सी 2F पर, ऑप्शन डी F पर। तो चलिए यहाँ देखिए, जो प्रतिबिंब बनना है वो वस्तु के आकार का एक चौथाई होगा। इसका मतलब हुआ यहाँ पे आवर्धन दिया हुआ है 1/4, और चूंकि लेंस का आवर्धन है तो वो लेंस का आवर्धन होता है v/u। v आपका वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। तो यहाँ से लिख देंगे u इक्वल टू लिख लेंगे 4v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से v इक्वल टू v का मान लिख लेंगे u/4। अब जाकर के लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे u/4 है, फिर ये हो जाएगा माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से देखेंगे 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/u माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसी को एलसीएम कर लेंगे, u एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 1/f, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे u इक्वल टू 1/f। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से u इक्वल टू मिलेगा 3f। इनके वो वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो फोकस दूरी की 3 गुना दूरी पे रखेंगे, यानी 3f पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक लंबी कमानी यानी कि स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा U, कैपिटल U है। यदि इसी स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींची जाएगी तब इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होगा, सो बताएंगे। तो ऑप्शन ए दे रहा है पहले वाली स्थितिज ऊर्जा बटा 25, ऑप्शन बी U/5, ऑप्शन सी 5U, ऑप्शन डी 25U। तो यहाँ पे देखिए स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो वो होता है हाफ kx²। तो यहाँ पे समझेंगे k क्या होता है, k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि कमानी नियतांक जिसे कहेंगे। x1 हो जाएगा उसमें एक्सटेंशन यानी कि कितना खींचा गया है स्प्रिंग को। तो पहले बार में क्वेश्चन में बोला गया है 2 सेंटीमीटर उसको तनीत किया जाता है, यानी खींचा जाता है। तो k तो आपका कांस्टेंट है, k रहने देंगे। x की जगह x1 की जगह रख लेंगे 2 का स्क्वायर दिया जाएगा 4, ये 2 से काट देंगे इसे 2। तो यहाँ से k इक्वल टू लिख लेंगे u/2, स्प्रिंग कांस्टेंट का मान आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है उसी स्प्रिंग को अब 10 सेंटीमीटर तक खींचेंगे तब कितना आ जाएगा इसमें काइनेटिक, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, सो बताएंगे। अब x2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 1/2, k का मान देखिए यहाँ से रख लेंगे u/2, और x2 इस बार हो जाएगा आपका 10 और उसका स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर 100 लिख लेंगे, 4 से 100 को काट देंगे, यह आ जाएगा 25। तब देखिए कितना आ गया नया वाला पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले वाले पोटेंशियल एनर्जी का 25 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, एक समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में कौन सी कथन सही नहीं है, सो बताएंगे। ऑप्शन ए सीधा है, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी है आपका हरासित यानी कि छोटा प्रतिबिंब, ऑप्शन डी है इसकी दूरी वस्तु की दर्पण से दूरी के समान है, यानी कि जो प्रतिबिंब समतल दर्पण से प्राप्त हो रहा है उसके बारे में क्या सही है। तो हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण से वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये तो ऑप्शन आपका सही है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो कि हमेशा सीधा होता है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और वो समतल दर्पण से जो दूरी प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पे बनेगा, तो जितनी दूरी पे उस दर्पण से वस्तु रहेगी उतनी ही दूरी पे बनेगी। तो चौथा ऑप्शन भी आपका सही है। और एक चौथा पॉइंट जानेंगे हम लोग, समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि वस्तु के जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा समतल दर्पण से। तो ये जो आपका यहाँ लिखा है हरासित प्रतिबिंब है, यानी कि छोटा प्रतिबिंब हो जाएगा, सो कहना गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि आपसे कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 0.08 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों पर प्रत्येक विद्युत चारों कोनों क्वेश्चन नंबर 11, 0.08 मीटर भुजा के एक वर्ग के चारों कोनों पर प्रत्येक पर आवेश जो है आपका 10/3 गुना 10⁻⁻9 कूलम रखे गए हैं। तो विकर्णों के काट पर इसका पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि विभव, सो बताएंगे। ऑप्शन ए है आपका 900 वोल्ट, ऑप्शन बी 900√2 वोल्ट, ऑप्शन सी 1500 वोल्ट, ऑप्शन डी 1500√2 वोल्ट। तो चलिए यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं, ए बी सी डी वर्ग का नाम है। बोला जा रहा है प्रत्येक कोने पर कितना आवेश है, तो 10/3 10⁻�9 कूलम। तो उसको चलिए यहाँ पे कैपिटल क्यू लिख दे रहे हैं अभी फिलहाल। तो क्यू हो गया प्रत्येक कोने पे बराबर है। तो बोला गया इसके विकर्णों के काट, यानी कि इसके विकर्ण कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो ओ पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे बी का मान कितना होगा, यानी कि विभव, सो पूछा जा रहा। तो चलिए ये वाला दूरी निकाल लेते हैं, ओ से लेकर के ए तक का दूरी। तो ओ ए क्या हो जाएगा, उसको आर नाम देंगे, और ये विकर्ण का आधा हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, चलिए इस वर्ग का भी ए लिख रहे हैं।
तो बटा 2 कर लेंगे तो आधा आ जाएगा ओ से ए तक का दूरी, ये हो जाएगा आर। तब चूंकि विभव का देखिए फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बटा दूरी। दूरी यानी कहाँ से, तो आवेश से जिस पॉइंट पे निकालेंगे वो दूरी, तो इस दूरी का नाम हम लोग क्या दे रहे हैं आर। और 4 इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि ओ बिंदु पर इस चारों आवेश के कारण विभव लाना है, तो इसलिए 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं। अब इसी को आगे प्रोसीड करेंगे तो 4 गुना, और ये कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 गुना 10 का पावर 9 गुना क्यू का मान क्वेश्चन में दिया है 10/3 गुना 10 का पावर -9, और आर कितना है, तो आर देखिए आ गया √2a/2। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे 10⁻⁻9 और +9 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 2 ऊपर 3 9 से, चलिए इसको काट देते हैं 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा 8, 8 गुना 3 कर लेंगे तो 24, एक 0 यहाँ पे है तो 10, और ये हो जाएगा √2 गुना, ये देखिए कितना है, तो भुजा, भुजा आपको दिया हुआ है वर्ग का 0.08 मीटर, यानी कि 8/100 मीटर कह सकते हैं। तो इसी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 240 गुना 100 ऊपर चला जाएगा, और ये 8 गुना √2, 8 से इसे काट देंगे, 8 × 24 यानी कि 30 आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा आपका 3000/√2। इसी को परमेयकरण कर देंगे, यानी कि √2 से ऊपर नीचे गुना, तो ये आ जाएगा आपका 1500√2, यानी कि 1500√2 वोल्ट हो जाएगा आपका विभव, हो जाएगा उसके प्रतिच्छेद के विकर्ण के कटान बिंदु पे, यानी कि ओ पे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली एक वस्तु को वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब के आकार क्या होगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। ऑप्शन दिया आपका 9.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 7.5 सेंटीमीटर। तब यहाँ देखिए वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, उसको h लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ देखिएगा दर्पण का वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, और कैसी दर्पण है, तो अवतल दर्पण। तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ से इससे फोकस दूरी निकलेंगे, फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा, और माइनस में लिखेंगे चूंकि ये दर्पण अवतल है, तो 30 सेंटीमीटर का आधा आ जाएगा -15 सेंटीमीटर इस अवतल दर्पण का फोकस दूरी। अब बोला गया है कि उस दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पे रखेंगे, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु को भी रखा जा रहा है। तब यहाँ से दर्पण का फॉर्मूला लगा लेंगे, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v यहाँ से आपको पता करेंगे, प्लस u का मान कितना है, तो 1/10, माइनस है तो इसको माइनस बना लेंगे, बराबर 1/v। f आ गया आपका -15, माइनस ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से v का वैल्यू पता कर लेंगे, v का वैल्यू ये देखिए 1/10 इधर प्लस में आ जाएगा, -1/15। एलसीएम कर लेंगे यहाँ से 1/v = एलसीएम कर लेंगे, आ जाएगा आपका 30, तो ये आ जाएगा आपका 3 - 2, तो 1/v = 1/30। तो v = यहाँ से मिलेगा 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी आया 30 सेंटीमीटर, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब की आकार बताइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तब यहाँ से फिर से आवर्धन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी कि तो दर्पण का आवर्धन होता है माइनस में v/u बराबर, और ये हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है h', और h दिया हुआ था क्वेश्चन में, वस्तु की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर, और v कितना आ गया है, तो 30 माइनस में, और u क्वेश्चन में आपको दे रखा था -10। तो ये देखिए आपका 0 से 0 कैंसिल, h' यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस में -25 या 75, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर वो प्रतिबिंब की हाइट आ जाएगा माइनस में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 3 द्रव्यमान प्रत्येक m के बराबर हैं, भुजा a के वर्ग के 3 कोने पे रखे गए हैं, तो चौथे कोने पर रखे गए इकाई द्रव्यमान का आकर्षण बल कितना होगा, सो बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ग बना लिए जिसकी भुजा है आपका a, और इसके 3 कोने पे द्रव्यमान दिया हुआ है m। 3 कोना पे चलिए कहीं लिख लेते हैं, ये देखिए इस कोना पे m, इस पे भी m और यहाँ भी m। तो और चौथा कोना पर इकाई द्रव्यमान का रखेंगे वस्तु का, यानी कि 1 kg द्रव्यमान रखेंगे, तो इस पे कितना आकर्षण बल लगेगा सो बताएंगे। तो ये इसको इधर अपने की तरफ खींचेगा F1 बल से, और ये भी m, चूंकि दोनों द्रव्यमान बराबर है और दूरी भी यहाँ से बराबर होगा भुजा के बराबर, इसलिए दोनों बल जो होगा बराबर होगा, इनके F1 और इधर भी कहेंगे F1। अब यहाँ देखेंगे ये वाला बल
द्रव्यमान तो आपका m है, लेकिन ये दूरी थोड़ा ज्यादा है, ये विकर्ण के बराबर है, इसलिए ये बल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो इसका नाम देंगे F2। तो परिणामी बल बताना। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब दो बल बराबर बल, एक इधर F1 और एक इधर बल F1 है, तब इस दोनों का परिणामी बल जो आएगा F, वो मिलेगा √2 गुना F1 लिखेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, परिणामी बल हो जाएगा आपका √2 इंटू इस दोनों में से कोई एक बल F1 प्लस ये हो जाएगा F2 भी देखिए इसी डायरेक्शन में लगेगा, ये हुआ इसका परिणामी, और F2 है आपका F2 लिखेंगे। तब यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे √2 इंटू, और न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ से फोर्स लिख लेंगे Gm1 इंटू m2 देखिए दूसरा वाला द्रव्यमान 1 kg है, और नीचे हो जाएगा दूरी का स्क्वायर, तो इस दोनों बल के बीच की, दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी कितना होगा, तो भुजा के बराबर होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस Gm, और एक से गुना करेंगे तो m ही होगा, और यहाँ पे दूरी देखेंगे m2 दूसरा वाला F2 के लिए, तो इसका विकर्ण हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, उसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा। तब यहाँ देखिए कैपिटल G कैपिटल M बटा a स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 प्लस 1 बाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और a स्क्वायर तो चलिए यहाँ बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा आपका बल, परिणामी बल आ जाएगा इकाई द्रव्यमान पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 30 दिन के एक महीने, क्वेश्चन नंबर 14, 30 दिन के एक महीने में प्रतिदिन 10 घंटे 50 वाट के बल्ब को जलाने पर कितनी विद्युत ऊर्जा किलोवाट आवर में खपत होगी, सो बताएंगे। तब यहाँ देखिए सबसे पहले तो दिन की संख्या लिखेंगे, दिन की संख्या दिया हुआ है 30 गुना, सभी डाटा को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वही किलोवाट घंटा आ जाएगा। सबसे पहले दिन लिख दिया 30, उसके बाद देख रहे हैं 10 घंटा जल रहा बल्ब है, तो 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने बल्ब हैं, तो 10 बल्ब, यहाँ देखिएगा वर्ड में लिखा हुआ है 10 बल्ब, और एक बल्ब की पावर कितना है, तो 50 वाट, तो 50 मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि किलो वाट आवर में बताना है। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 जीरो देखिए यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो अभी कितना आ जाएगा 50 और गुना 3, तो ये आ जाएगा आपका 150, यानी कि 150 किलो वाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगा वो कंज्यूम होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 12 kg मापा जाता है, यदि इसे चंद्रमा पर ले जाएं तब इसका द्रव्यमान कितना होगा। ऑप्शन ए 12 kg, ऑप्शन बी 6 kg, ऑप्शन सी 2 kg, ऑप्शन डी 72 kg। तो देखिए यहाँ पे वस्तु का पृथ्वी पे द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है अर्थ पे 12 kg। तो आपको पूछा जा रहा है इसका मास बताइए मून पे, चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, यही हो जाएगा 12 kg। हाँ, अगर आपसे भार पूछा जाता तो भार में परिवर्तन होता है। वेट अगर पृथ्वी पे कुछ दिया हुआ रहेगा और उसको मून पे पूछेगा वेट कितना है, तो पृथ्वी पर जो भी वेट होगा उसका 6 से भाग पड़ जाएगा, ये आ जाएगा। भार में परिवर्तन होगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो पृथ्वी पे द्रव्यमान 12 kg बताया जा रहा, तो उसकी चंद्रमा पे भी इसकी द्रव्यमान कितना होगा, तो 12 kg ही टिक करेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। धन्यवाद।